सभी को जय हिंद। वेलकम टू द ह्यूमैनिटी वाला। जो हमने अभी अब हमारा जो चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो हमने क्या चैप्टर पढ़ा था, द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। इसके पहले क्या पढ़ा था, कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, ये जो पूरा सीरीज है, मतलब पूरा सीरीज का जो पूरा चैप्टर है, आप देखिए एक दूसरे, आप इसको एक वेब सीरीज समझिए, वेब सीरीज समझिए। ठीक है, वेब सीरीज जैसे एक दूसरे से लिंक होता है ना, मतलब एक पार्ट होता है उसका कनेक्शन दूसरे से होता है, उसका दूसरा का तीसरे से होता है। सेम चीज़ इसमें भी है। जो चैप्टर 1 का है वो चैप्टर 2 में लिंक है। देखिए कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कैसे इसमें लिंक है, तो मैं समझाता हूँ। हमने चैप्टर वन में सॉरी चल नहीं रहा है यहाँ पे थोड़ा। चैप्टर 1 में क्या लिखा था, कोल्ड वॉर एरा पढ़ा था। कोल्ड वॉर एरा में क्या पढ़ा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो जो दो देश सुपर पावर देश थे वो बाहर निकल के आए थे, मतलब दो सुपर पावर देश बाहर निकल के आए, जिसके बीच में आपस में राइवलरी शुरू हो गई थी उनके अलायंस में। मतलब जो अलायंस क्या बोलते हैं, यूएसएसआर के अलायंस में, और यूएसएसआर और यूएसए के जो अलायंस थे, मतलब जो इनके साथ थे उनके साथ में राइवलरी में तनाव थोड़ा वॉर होना शुरू हो गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर था, कि मतलब मेरा आइडियोलॉजी बढ़िया है या उनका आइडियोलॉजी बढ़िया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक दुनिया में दो शेर राज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें समझिए कि इस चैप्टर में दो शेर राज किए और इस चैप्टर में बताया गया कि इन दो शेरों में से एक शेर का खात्मा, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। यानी दो अभी लड़ रहे थे एक देश में, अब दो में से एक का खात्मा हुआ। खात्मा मतलब एक एकदम कैसे टूट गया, कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, कैसे कमज़ोर हो गया, और एक कैसे बना रहा और कैसे आगे मजबूती से बढ़ा चला। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे बायोपोलैरिटी का एंड कैसे हुआ था। बायोपोलैरिटी मतलब जो दो शेर थे, यानी यूएसएसआर और एक यूएसए था, उसमें से एक का कैसे खात्मा हो गया और उसका रीजन क्या था। बाकी और भी आगे इसका कई सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते। तो चैप्टर में पहला जो टॉपिक था, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब सोवियत सिस्टम को आप यूएसएसआर कह लीजिए या फिर सोवियत सिस्टम कह लीजिए। ठीक है, बात एक ही हुआ आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो ये पूछ रहा व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ये चैप्टर समझ में आ गया, मतलब वो तो समझ में आ गया ना कि चैप्टर है क्या, क्योंकि अगर ये समझ जाएंगे चैप्टर है किस चीज़ के बारे में तो पूरा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें आप समझिए कि जो कोल्ड वॉर दो शेर थे, दो शेर कौन कौन थे, एक यूएसए था और एक था यूएसएसआर। उसमें से एक का खात्मा हो रहा है। अब वो खात्मा कैसे हो रहा है वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई सोवियत संघ भी एक शेर था उसमें से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बिगनिंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया 1917। जब कब ये बना था, जब रशियन जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में 1917 में, जब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था तब ये क्या बोलते जो था ये यूएसएसआर का शुरुआत हुआ था। ठीक है, द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू द कैपिटलिज्म। जो ये रिवॉल्यूशन था वो किस चीज़ पे आधारित था, मतलब किस चीज़ को मतलब वो मतलब टारगेट करता था। अगर कोई मान लीजिए अगर कोई रिवॉल्यूशन होता है, कोई क्रांति होती है या फिर कोई भी प्रोटेस्ट होता है या फिर कोई भी किसी चीज़ के खिलाफ होता है तो किसी टारगेट को हिट करता है ना, और किसी के खिलाफ होता है या फिर किसी की मांग को रख के होता है। सेम चीज़ ये था, मतलब कि किस आधार पे ये रिवॉल्यूशन होता था। ये रिवॉल्यूशन हुआ था सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए और कैपिटलिज्म को अपोज करने के लिए। ठीक है, सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए और कैपिटलिज्म को अपोज करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए। ठीक है, यहाँ से इन सब का रिवॉल्यूशन शुरू होता है और इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सोशलिज्म की सरकार बन जाती है। कहाँ पे, रशिया की। रशिया में जो सोशलिज्म होता है वो रूल करने लगता है। अब सोशलिज्म में क्या होता है, अब आपको थोड़ा सा आगे बताते हैं। पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। सोशलिज्म ये होता है कि सब लोग एक बराबर होते हैं। ठीक है, उसमें किसी का हक नहीं होता, हर चीज़ पे हर चीज़ पे, मतलब प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, उस पर सबका हक नहीं, मतलब सबका बराबर हक होता है। उसमें अभी आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो इट इज़ अ बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू एबॉलिश द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डिजाइन एंड अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ये ह्यूमन हिस्ट्री यानी मानवीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मान ली हमारा जो ज़मीन है उसको स्टेट ले लिया था, ओन कर लिया था। ठीक है, मतलब जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको डिवॉल्व कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। और किस प्रिंसिपल पे ये डिज़ाइन हो गया था, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। मतलब ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई बहुत अमीर ना कोई बहुत गरीब, ना कोई काला वाला अमीर ना गोरा वाला अमीर, ना ही गोरा वाला अमीर ना ही काला वाला अमीर। ठीक है, तो ये सारा किस पे हो गया था, इक्वलिटी पे। सब कोई एक बराबर रहेगा। सोशलिज्म का मतलब यही होता है कि सब कोई एक बराबर। ठीक है, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे कैपिटलिस्ट को, मतलब कैपिटलिस्ट कह रहे हैं, सारे पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ठीक है, और किस पे बन गया था, सोशलिज्म ऑफ इक्वलिटी। मतलब प्रिंसिपल किसके आधारित हो गया था, इक्वलिटी का आधारित, मतलब सबको एक बराबर हिस्सा रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं पाएगा कोई कम नहीं पाएगा। ठीक है,
वन रूल पार्टी सिस्टम। अब जो सोवियत संघ में था यानी रशिया में जो था USSR जो बना था, इसमें जो था वन रूल पार्टी सिस्टम था। कौन सा था? वो कम्युनिस्ट का था, कम्युनिस्ट का रूल था। यहाँ कम्युनिस्ट का रूल फॉलो करते थे। तो अभी आपको पता होगा कि अगर कोई, आप एक चीज़ समझिए, अगर कोई एक जगह पे काफ़ी समय से उसको लगे कि हम ही बस रूल करेंगे, तो उसके अंदर एक घमंड आ जाता है और वो मतलब किसी की सुनता नहीं है, ठीक है। तो इससे लोग परेशान भी आ गए थे, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे कैसे हुआ था। लेकिन अभी आप ये समझिए कि हाँ वन पार्टी सिस्टम थी। कौन सी थी? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई पार्टी को अलाउ ही नहीं था वहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्टी सिस्टम है। हर एक पार्टी को हक है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, अपना रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, पार्टी कोई नहीं बना सकते हैं और ना ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। केवल एक ही रहेगा, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, और वही पार्टी रूल करेगी। चाइना भी कम्युनिस्ट को मानता है, ठीक है। और लेकिन वहाँ पर उसका थोड़ा सा स्ट्रेटजी देखिए, वो क्या करता है कि आप बोलता है कि आप पार्टी बना लीजिए। चाइना जो है वो बोलता है आप पार्टी बना लीजिए, लेकिन आप इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते। अब भाई हम पार्टी क्यों बनाएंगे? अगर हमको इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट करने दोगे तो हम पार्टी क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो दूसरा टॉपिक हो गया। अब यहाँ पढ़ते हैं, ये वन पार्टी सिस्टम थी। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। इसकी जो पूरी इकोनॉमी थी, यानी इकोनॉमी मतलब जो GDP होती है या फिर जो भी मतलब पैसा होता है, जो टैक्स होता है, वो सब कंट्रोल करता था कौन? वो स्टेट के कंट्रोल में आ गया था। सारा स्टेट कंट्रोल करता था। सारी चीज़ें किसके अंदर में आ गई थी? स्टेट के कंट्रोल में, क्योंकि जो सारी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो तो डिवॉल्व कर दी गई थी और प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ला दिया गया था, यानी कि सारा अब स्टेट ओन करेगा, ठीक है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट लिबरेटेड बाय द सोवियत आर्मी फ्रॉम द फासिस्ट फोर्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द USSR। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी, जो कि सोवियत संघ की आर्मी द्वारा फासिस्ट से रिलीज कर दी गई थी, मतलब इनके जो फासिस्ट थे, फासिस्ट फोर्स जो थी, ये कंट्रोल किस पे रखी थी? ईस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज पे, ठीक है। तो वहाँ पे जब क्या कि सोवियत संघ की जो आर्मी थी वहाँ गई और उसको रिलीज कर दी। अब जाहिर सी बात है भाई, जो रिलीज करता है वो अपने आप को, जो रिलीज करेगा वो अपना दबदबा बना लेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जो कंट्री रिलीज हुई थी फासिस्ट फोर्स से, वो USSR को ज्वाइन कर ली, ठीक है। जो रिलीज हुई थी किससे? फासिस्ट फोर्स से। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री रिलीज हुई थी, लिबरेट हुई थी, मतलब आज़ाद हुई थी, वो किसको ज्वाइन कर ली? USSR को ज्वाइन कर ली। सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो यहाँ तक समझिए, जो सोवियत यूनियन था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा पावर बन चुका था, मतलब उसके इतना कोई पावरफुल था ही नहीं। इट्स इकोनॉमी वॉज मोर देन अदर इन दी वर्ल्ड। इसकी जो इकोनॉमी थी वो पूरे विश्व में इतनी नहीं, किसी के पास नहीं थी जितनी इसकी इकोनॉमी थी। जितना इसके पास पैसा था उतना पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था सिवाय एक के, और वो कौन था? USA, एक्सेप्ट USA। इसके अलावा मतलब इस देश को छोड़ के किसी की इतनी औकात नहीं थी कि जो इसका खिलाफ खड़ा हो सके। किसके खिलाफ? USSR के खिलाफ, ठीक है। बिकॉज इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों इतनी इसकी इकॉनमी बढ़ी थी, ठीक है। आप समझते हैं कि इसकी इकॉनमी बढ़ी क्यों थी, इतना ये ग्रेट पावर था क्यों, ठीक है। इसका जो कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। वास्ट नेचुरल रिसोर्स में आपको पता होगा पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, LPG जितने भी है, इसके एकदम मात्रा में बहुत ज़्यादा, आज भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, जो भी इसके व्यवहार के संगठन में थे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। तो भाई कोई भी चीज़ इतना जब पा रहा है तो वो जाहिर सा डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेचुरली काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप था, नेचुरल रिसोर्स से काफ़ी ज़्यादा रिच था, ठीक है। मशीनरी प्रोडक्शन, इसका जो मशीन से वो भी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी थी इसके पास उस समय में एज कम्पेयर टू उस समय। इस समय भी आज का इसके पास, रशिया के पास सबसे ज़्यादा मिसाइल्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम अधिकतर खरीदते ही हैं। और उस समय भी इसके पास मशीनरी प्रोडक्शन और मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जो भी चीज़ इंडस्ट्रीज में होती हैं उस इंडस्ट्री में मशीनरी काम करती हैं, लेकिन उस समय मशीनरी इसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसके पास इसकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बूस्ट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी। एंड इट्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर कनेक्टेड इट्स रिमोट एरिया विथ इफिशियंसी। इसका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, ठीक है, वो रिमोट एरिया यानी रूरल एरिया, गांव के जो देश मतलब गांव टाइप के जो थे, यानी जो कम डेवलप थे, अनडेवलप थे, उनको इफिशियंसी तक कनेक्ट कर देता। इफिशियंसी मतलब ये समझिए कि जैसे आप मान लीजिए जितना ज़रूरत होता है, मान लीजिए हम गाँव से निकलते हैं, हमारा अगर हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा गाँव तुरंत सीधे जाके एकदम नेशनल हाईवे में टच हो जाए, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। आपका गाँव है किसी मेन सिटी में जाके कनेक्ट होता है, उसके बाद आप वहाँ से आप जा सकते हैं मेन सिटी, फिर वो हाईवे में कनेक्ट होता ही है, ठीक है। वही चीज़ ये भी था, मतलब ये अपना सिटी तक कनेक्ट कर देता था, मतलब आपकी जितनी ज़रूरत है
गांव के जितने लोग को ज़रूरत है जहाँ जाने की, उतना इसका रोड नेटवर्क, फिर रेल नेटवर्क, फिर जो भी ट्रांसपोर्ट था, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, वो उतना इफिशियंट था ताकि ये मतलब जा सकते थे, चाहे कोई गुड्स भेज सकते थे, चाहे कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। मतलब उतना क्षमता था इसके अंदर, मतलब उतना ज़्यादा इफिशियंट था, मतलब ताकि ये अपने रूरल एरिया को प्रमोट कर सकता था। अब रूरल एरिया, जब अगर रूरल एरिया प्रमोट हो रहा है, उसके रोड नेटवर्क अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है सिटी की और भी अर्बन एरिया यानी डेवलप्ड सिटीज़ की तो रोड नेटवर्क अच्छी होंगी ही, ठीक है। इट हैज़ अ डोमेस्टिक कंज्यूमर फ्रॉम पिन टू कार्स एंड बट देयर वॉज क्वालिटी नॉट मैच द वेस्टर्न। इसका जो था, ये जो यूएसएसआर था, ये पूरा मतलब समझिए कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें बनाता था। एक बात समझिए, जैसे हम लोग क्या होता है ना कि हम दो चीज़ को समझते हैं, ठीक है। एक होता है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, और एक होता है मेड इन इंडिया। जब दो चीज़ देखते हैं मेड इन इंडिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पता है? मतलब बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। मैं बता दूं कि मेक इन इंडिया में होता है कि ये चीज़ें बनेंगी भी इंडिया में, ठीक है, मतलब इसका पार्ट्स भी इंडिया में ही बना है और ये यहीं की कंपनी है, ठीक है। लेकिन मेड इन इंडिया में क्या होता है कि जैसे इसका जो पार्ट है, हमारी कोई मोबाइल है तो उसमें एसेसरीज तो बहुत फेक लगती है ना, तो ये एसेसरीज इंपोर्ट होती है। जैसे रियलमी है, वीवो है और भी बहुत से फ़ोन है, तो उनके जो पार्ट्स वो इंपोर्ट होते हैं कहाँ से? चाइना से। और असेंबल कहाँ होते हैं, मतलब उनको रखा जाता है, हमारे लिए छोटे छोटे पार्ट आते हैं, वो सारे कहाँ असेंबल होते हैं? वो इंडिया में। तो उसको क्या कह देते हैं? मेड इन इंडिया, ना कि मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया मतलब होता है कि जहाँ पे बना हुआ है, मतलब बनेगा खुद यहीं पे, पार्ट्स भी बने हैं और मोबाइल भी यहीं बना है। और मेड इन इंडिया मतलब एसेसरीज बाहर से आ रही है, उसको बस असेंबल किया जा रहा है। तो इसको इतना बस समझ जाइए आप, ठीक है। लेकिन ये क्या करता था, हर एक छोटी छोटी चीज़ खुद बनाता था और इसका कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा था, मतलब ये बनाता ही बहुत ज़्यादा था और कंज्यूम भी खुद कर लेता था। छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ें ये पूरा बना लेता था। पिन टू कार, मतलब कार में अगर एक प्रकार कार कैसे समझिए, हर चीज़ ये बना भी लेता था। इसका कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा था, ये मतलब कंज्यूम भी कर लेते, इसकी जो मार्केट था वो भी बहुत बड़ा था। बट देयर क्वालिटी वॉज नॉट मैच द वेस्टर्न। इसकी जो क्वालिटी थी, गुड्स की क्वालिटी थी, ठीक है, इसकी जो गुड्स की क्वालिटी थी, मतलब क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वेस्टर्न को मैच कर सकें, ठीक है। वेस्टर्न मतलब यूएसए, वेस्टर्न मतलब समझ जाइए कि यूएसए या यूरोप के वेस्टर्न साइड वाले थे जो कि काफ़ी डेवलप थे, उनकी क्वालिटी मैच नहीं कर पाता, इनके ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते थे, ठीक है। It ensured the minimum standard of living for all citizens, and government gives subsidies and provide welfare scheme, health care, education, etc. जो गवर्नमेंट थी, क्या बोलती, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी यूएसएसआर में, वो अपने सिटीजन को इतना मतलब बना दी, मतलब इतना प्रोवाइड करती थी ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, वो अपना खर्च चला सकें, ठीक है, उतना उनको जॉब प्रोवाइड कर देती थी। और यहाँ कोई बेरोजगार नहीं था क्योंकि स्टेट कंट्रोल था, ना कोई बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, ना कोई बहुत ज़्यादा पुअर था। सब कोई, अधिकतर लोग एक बराबर रहते थे और सब कोई अपना मतलब जॉब दे देता था ताकि सब लोग अपना अपना काम चला सके। और जो गवर्नमेंट थी आमतौर पर, जैसे हर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती ना, कोई स्कीम प्रोवाइड देती, सब्सिडीज देती है। जैसे हम ट्रेन को आप मान लीजिए, ठीक है, सब्सिडी ट्रेन में मिलता है ना, जनरल पे मिलता है और शायद स्लीपर वाले स्लीपर टिकट पे हमें सब्सिडी मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन सब्सिडी देने के बाद वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे फिर क्या बोलते हैं वो जो हम गैस लेते हैं, ठीक है, जो घर में गैस यूज होता है उस पर ही सब्सिडीज मिलती है। उस पर यानी सब्सिडी देने का मतलब जो कॉस्ट होता है वो एक्चुअल से जो मेन कॉस्ट होता है उससे कम हो जाता है, ठीक है। तो सब्सिडीज भी काफ़ी देता था। और प्रोवाइड अ वेलफेयर स्कीम, मतलब ताकि लोगों को सुधार के लिए ये वेलफेयर स्कीम भी प्रोवाइड करता था। जैसे हेल्थ केयर में, हेल्थ में थोड़ा इन्वेस्ट करता, इन्वेस्ट क्या मतलब प्रोवाइड करता था अपने सिटीजन फील्ड हेल्थ में। फिर एजुकेशन में अपने जो बच्चे, मतलब उनके देश के जो बच्चे थे उनको एजुकेशन में मतलब सपोर्ट करता था ताकि वो भी प्रमोट करता था और एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा फंड मतलब देता था ताकि वो भी रेज हो सके और उनकी स्थिति अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये समझिए कि अपने लोगों को, इसमें कोई लोग बेरोजगार नहीं थे, ठीक है, ये बात समझिएगा, सबको अपना एक रोजगार दिया रहता था, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखता था, ठीक है, और सब्सिडी देता, वेलफेयर स्कीम लागू करता था हेल्थ केयर, एजुकेशन और भी बाकी सेक्टर में, ठीक है, जैसे आम गवर्नमेंट में करती है, हर गवर्नमेंट करती है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी भी होता है ये, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, एजुकेशन के बिना आप भी पढ़ लीजिए वरना कुछ नहीं होगा। द फूबेस सिस्टम हाउएवर बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन, मेकिंग द लाइफ ऑफ वेरी डिफिकल्ट इट्स सिटीजन। अब देखिए, अभी बात समझिए, अब मैंने पहले ही बोला था, अगर किसी को पता चल जाए कि हम ही को रूल करना, हमारे अलावा मान ली ए है, इसको पता चल जाए यहाँ पे
बस हम ही रूल कर सकते हैं, हम ही राज कर सकते हैं, मेरे उसको पता चले कि और कोई आ नहीं सकता और कोई रह नहीं सकता, तो क्या करेगा, डोमिनेट करने लगेगा। वो थोड़ा सा तानाशाह बन जाएगा, थोड़ा सा क्या बहुत बन जाएगा भाई, वो किसी के अंदर आया था। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इतना होगा कि तानाशाह नहीं आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ जो पूरा स्टेट के अंदर आ चुका था, तो ये क्या किया था, तानाशाही करने लगा, थोड़ी बदमाशी भी करने लगी थी गवर्नमेंट। जो ब्यूरोक्रेट थे सारे स्टेट कंट्रोल में आ गए थे, जो ऑफिसर थे ये थोड़ा सा बदमाशी करने लगते थे। बदमाशी क्या करते थे, मतलब लोगों को परेशान करते थे, एकदम कंट्रोल में रखते थे, उनको कुछ करने नहीं देते थे। मतलब कुछ करने क्या देते थे, तो उनके राइट्स जो है, आम राइट जो कॉमन राइट होता है सबका, वो छीन लेते थे, उसको दबा देते थे। ठीक है, तो सूबे से बिकम द ब्यूरोक्रेटिक, आपको पता है कि यहाँ के लोग थे वो थोड़े परेशान होने लगे थे, थोड़े क्या बहुत परेशान होने लगे थे। किससे, कम्युनिस्ट पे। और वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम थी, इसको ये टेंशन था नहीं कि मेरी सरकार चलेगी, उसको ये पता था कि फिर सरकार तो जाएगी नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी बन नहीं सकती, ना कॉन्टेस्ट इलेक्शन कर सकती है, तो हम ही रूल करेंगे, हम ही राजा हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत हुई, वन पार्टी सिस्टम बहुत बड़ी दिक्कत भी है। ठीक है, people feel lack of democracy, they don't have freedom of speech and some expressed by the cartoon and joke। ठीक है, अब जो यहाँ की जनता थी, यहाँ के जो लोग थे, वो डेमोक्रेसी को फील, मतलब लैक ऑफ डेमोक्रेसी, जब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी तो डेमोक्रेसी चाहते थे, वहाँ की डेमोक्रेसी की कमी को समझ रहे थे, उसको समझ रहे थे, मतलब उसकी खलना कहते हैं ना, किसी चीज़ को लेकर, अगर कोई चीज़ मान ली है मेरे गिर गई, तो इसको हम गिर गई टूट गई तो हम लेके खा लेंगे, यार टूट गया, ये नहीं है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे था, डेमोक्रेसी नहीं थी, इसकी चीज़ को उनको बहुत ज़्यादा दुख था, खलन था, क्योंकि ये अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये अपनी बात नहीं रख पाते थे। इनके पास कोई राइट नहीं था, इनका सारा राइट छीन लिया गया था, इनका सारा राइट जो था वो छीन लिया गया था, दबा दिया गया था। जो कुछ लोग थे, जो लोग कुछ अपना राइट बताना चाहते थे, वो किसके मेथड बताते थे, कार्टून और जोक के मेथड से, मतलब किसी प्रिंटिंग प्रेस में या फिर कोई चीज़ पेपर पे बना के जोक्स के थ्रू और कार्टून के थ्रू अपने व्यू को रखते थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है अपना, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉन्ट्स रिफॉर्म ड्यू टू वन पार्टी सिस्टम। बहुत से इंस्टीट्यूशन थे जो रिफॉर्म चाहते थे, मतलब चाहते थे कि अब बदलाव, अब एक ही पार्टी रह रहा है, यार सर खा गए थे, हम लोग पगला गए थे कि एक ही चीज़ रह रहा है, बस हम पे रूल किया जा रहा है। कोई चीज़ यार थोड़े समय के लिए सही लगती है, मान लीजिए एकदम हमेशा आपको एकदम रूल एकदम प्रेशर बनाए रखे, आप भी एक दिन एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ चाहते थे, वो चाहते कि रिफॉर्म हो, कुछ नई चीज़ें लाई जाए। ठीक है, In 15 out of 14 different countries want manage their own culture affair, but they refuse। आपको पता होगा यूएसएसआर था, वो एक कई देशों का गठन था, उसमें जो डोमिनेट कौन करता था, वो था रशिया। यही जो था वो सब पे डोमिनेट करता, मेन यही था, ये लीडर था। ठीक है, यूएसएसआर का एक बार समझिए, ये लीडर था। ये क्या करता था, ये बाकी जो देश थे इनको नेगलेक्ट कर देता था, और उनके जो आप एक फॉर्म समझिए, हम यहाँ देखते हैं कि इंडिया में वास्ट मतलब कल्चर है, हर थोड़ी दूर पे कुछ और कल्चर को मानते हैं, कुछ और डिफरेंट कल्चर होता है। कल्चर मतलब कुछ दूर चलते हैं, कुछ और लोग मानते हैं, कुछ दूर चलते कुछ और चीज़ को मानते हैं। ठीक है, और अपने कल्चर को लेकर हम कितना ज़्यादा मतलब सपोर्टिव रहते हैं, कितना ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं। ठीक है, हर जगह हम ही नहीं, हर कंट्री के हाल है। तो वो लोग चाहते थे कि हमारे जो कल्चर है उसमें कोई इंटरप्ट ना करे। ये रशिया क्या करता था, बाकी देश क्या करते थे, उसमें जाते थे, कोई भी चीज़ करते थे उसमें इंटरप्ट करते थे, मतलब तिगड़म पाँच करने लगते थे। तो वो जो चाहते थे, बाकी जो देश थे यूएसएसआर के जो बाकी देश थे, वो चाहते थे कि कोई उन पर इंटरप्ट ना करे, कम से कम उनके कल्चरल में तो ना कोई इंटरप्ट करे। ठीक है, वो क्या चाहते थे, अपने कल्चर में इंटरप्ट ना करे, लेकिन वो रिफ्यूज कर दिए जाते थे और उनको नेगलेक्ट फील करवाया जाता था, मतलब ध्यान ही नहीं देते थे। जैसे एक किसी शरीर का मान लीजिए एक हिस्सा, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, डी सुप्रीम है, ये अपने की ओर सोच रहा है, इनको एकदम नेगलेक्ट कर रहा है, लेकिन ये भी जरूरी है। इसको भूल गया कि ये ए बी सी भी इनका पार्ट है, लेकिन डी मतलब ये रशिया और बाकी इनके सब पार्ट हैं। ठीक है, तो बाकी जो इनके पार्ट थे ये सब नेगलेक्टेड फील करते थे, और रूल रशिया डोमिनेट, और रशिया जो था वो डोमिनेट करता था, सब पे रूल करता था, और एक मतलब सब पे एकदम कहते हैं ना कंज तफा हुआ रहता था, एकदम दबा के रखा रहता था, डोमिनेट करता था। ठीक है, अब समझिए कि जब इतना हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ लिए, अब यहाँ से इनका शुरू होता है डिसइंटीग्रेशन, किसका, यूएसएसआर का। वो कैसे, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं आर्म रेस में, किसके साथ, यूएसए के साथ। यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर इन्वॉल्व इन आर्म रेस विद यूएसए टाइम टू टाइम। ये क्या करता था, सोचता कि अगर जो यूएसए जो था एक गन बनाता था, तो ये सोचता था अगर इस पर जीरो तो ये सोचता था हम भी बनाएंगे, दो बनाने लगता था, मतलब इसको एकदम सोचता था कि हम डोमिनेट करेंगे, एकदम साथ रहें तो एकदम उससे आगे रहे, उससे पीछे ना रहें। लेकिन अपनी इकोनॉमी को नहीं ध्यान दे रहा था, ये अपनी इकोनॉमी को भी ध्यान दे रहा है, इसको ध्यान दीजिए, ये अपनी इकोनॉमी को भी नहीं ध्यान दे रहा था। कौन, यूएसएसआर। यही इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था, किसका, यूएसएसआर का। जब यहाँ से आर्म रेस में ये पड़ गया था, उसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ठीक है, बट इट लैग्ड बिहाइंड एट अ ग्रेट कास्ट। अब यह पता होगा कि इसका जो ये
जो वेस्टर्न थे, मतलब जो भी यूएसए थी या वेस्टर्न कंट्री थी, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी या फिर वेपन की क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कम कॉस्ट में। और जो यूएसएसआर का जो क्वालिटी था वो ज़्यादा में कम था। बात है आपको 2 रुपया में अच्छा चीज़ मिल जाए और आप 4 रुपया में बेकार चीज़ मिले, वही सेम चीज़, इसका क्वालिटी अच्छी है और इसका 4 रुपया में क्वालिटी बेकार, तो भाई आप यही लेंगे ना। तो सेम चीज़ इसके पास था। ये 2 रुपया में समझिएगा, 2 रुपया में जो यूएसए था, इसको मिटाते हैं, ठीक है। यूएसए जो था वो 2 रुपया में अच्छा दे देता था और ये 4 रुपया में बेकार दे देता था। कौन? यूएसएसआर। तो जिसको इसका जो गुड प्रोडक्शन था वो हर कोई कंज्यूमर ज़्यादा लेना था, तो इसका यूएसएसआर का नीचे जाने लगा था, इसका ग्राफ ऊपर जाने लगा था, ठीक है। टेक्नोलॉजी पावर, क्यों? यूएसए के पास इससे अच्छी टेक्नोलॉजी भी थी। किससे? यूएसएसआर से। इससे उसका प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा था, ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट भी अच्छा था और वो भी था। अब समझिए कि इन तीनों को छोड़ के एक मेजर चीज़ यूएसएसआर के पास नहीं थी जो यूएसए के पास थी, वो है क्या? मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे ज़्यादा जरूरी था। हालांकि इसके पास भी ट्रांसपोर्ट था, मतलब टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बहुत थी, इसके इतना नहीं थी, लेकिन थी ना, थोड़ी बहुत तो थी ही। मतलब इसके कंपेयर में हम लोग से तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब ठीक है। ये मत समझिएगा बहुत बेकार है, ठीक है। हम लोग तो काफ़ी आगे, अभी भी बहुत आगे है। लेकिन यूएसएसआर के पास एक चीज़ नहीं थी जो यूएसए के पास थी। ये क्या किया था? आपको याद है कि अभी इन लोगों को नेगलेक्ट कर रहा था। जो इनकी बॉडीज़ थी, आपको पता है ना, एक बॉडी कई पार्ट है, इनको नेगलेक्ट कर रहा था, इन पे ध्यान नहीं देता था, इनकी इकॉनमी और इनकी बात नहीं सुन रहा था, इन पे रूल करता था, इन पे डोमिनेट करता था, ठीक है। तो अब बात है ये कि अगर आप पे कोई डोमिनेट करे, आप पे रूल करे, आप पे एकदम तानाशाह करें, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन यूएसए जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फूलिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन, जो अपने वो देशवासी थे, उसके यूएसए के जो अलायंस थे, चाहे उसके देशवासी थे, उनकी बात, देश की जनता थी, उनकी बातों को समझता था, उनके इकोनॉमिक, उनके पॉलिटिकल समझे को समझता था, उनके राइट्स को समझता था, उन पे काम करता था, जिसको से यहाँ के सिटीजन यूएसए को सपोर्ट करते थे अच्छे से, और यूएसएसआर से अब धीरे धीरे दूर भागने लगे थे। अब अगर जो कोई भी चीज़, अगर जो मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पे हम समझते हैं यूएसएसआर है, ठीक है, और यूएसए है, यहाँ से अब लोग जो, अगर आपको मतलब तानाशाह एकदम पहले, यहाँ से लोग जब हटने लगे तो ये अपने आप जिससे बना है, मान लीजिए लोगों से ना मिलके बना है, बिना लोग के क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा। तो ये जब लोग ही भागने लगेंगे तो डिसइंटीग्रेट इसका शुरू ही हो जाएगा। ये अपने आप को तानाशाह समझ रहा था और ये अपने आप को मतलब एकदम सपोर्ट करता था, सब मेहनत करता था, तो ये लोग इसको सपोर्ट करते थे और ये लोग दूर भागने लगते। इसका पावर जो था वो और बढ़ गया था और इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था। सोने में सुहागा कब हो गया यूएसएसआर के लिए? अभी तो इसका डाउनफॉल चल ही रहा था, उसी में इसका क्या होगा? द सोवियत ऑफ अफगानिस्तान सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हो गया। कब? 1979 में। ये क्या था? इसमें एक बार सोचिए कि जो अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की लड़ाई होगी, ये एक गोरिल्ला वॉर थी, ठीक है। इनकी गोरिल्ला वॉर, छुप के लड़ाइयाँ होती रहती थी, गोरिल्ला वॉर थी, ठीक है। अब इसमें एक तो इनकी डाउनफॉल चल रही है, उसमें से लड़ाई शुरू हो गई, तब तो और डाउनफॉल चालू हो गया और ये अपना इकोनॉमी सपोर्ट कर रहा है, अपना क्या बोलते हैं जीडीपी बूस्ट कर रहा है, अपना पर कैपिटा इनकम बूस्ट कर रहा है, अपने लोगों को बूस्ट कर रहा है, हर चीज़ अपना कर रहा है। ये बस मारधाड़ में अभी बिजी हैं, ठीक है। तो इनका बढ़ेगा कि इनका बढ़ेगा? जाहिर बात है इसका बढ़ेगा। तो यहीं से इसका और भी ज़्यादा डाउनफॉल शुरू हो गया था, ठीक है। दिस लेड अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गुड्स थे वो बनना कम हो गए थे एकदम। यहाँ पे जो गुड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, ठीक है। जिसकी वजह से फूड इम्पोर्ट वाज इंक्रीज एवरी ईयर। जो इम्पोर्टेशन है, मतलब कोई फूड जो थी वो इम्पोर्ट होने लगी। पहले मान लीजिए 2% इम्पोर्ट होती थी, अब 10% होने लगी थी। अब पर ईयर बढ़ती जा रही थी, 2 से 10 हो रही थी, फिर 12, फिर मान लीजिए 18, ऐसे बढ़ती जा रही थी। मतलब कोई मतलब ये नहीं एग्जैक्ट डेटा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बढ़ती जा रही थी। तो अब कोई चीज़ हम खाली आप खरीदेंगे आपके पास उतना बनेगा नहीं, तो कहाँ से उतना पैसा लाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी एकदम इकोनॉमी भी अब एकदम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हो रही है। समझ ना कैसे डिसइंटीग्रेशन हो रहा है? एक तो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करता था, यूएसए सपोर्ट करता था, यूएसए की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी थी और ये अपने जो क्वालिटी ऑफ गुड्स उतना नहीं दे पाता था, जो यूएसए क्वालिटी ऑफ गुड्स भी दे देता था, ठीक है। इन 1970 सोवियत इकोनॉमी बिकम स्टेंजेंट। अब यहाँ दिक्कत हो गया। इसको जो इकोनॉमी थी मतलब बढ़ने के अलावा एकदम रुक गई। अब समझ रहे रुक गई तो बढ़िया है, गलत, सबसे गलत चीज़ है। पॉपुलेशन तो नहीं रुक रही है ना। मान लीजिए आपके पास 2 रुपये है, ठीक है,
अब एक लोग हमेशा है तो एक लोग 2 रुपया में मौज मार रहे हैं, ये 3 लोग हो रहे हैं, 4 लोग हो रहे हैं, आपके पास 2 ही रुपया रह जाएगा, तो अपने आप ये लोग कम हो जाएगा ना। मतलब अगर मान लीजिए कोई आदमी मिल के 2 लोग मिल के 2 रुपया यूज करें, 1-1 रुपया यूज करें, तो दोनों लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं। लेकिन अब 2 ही रुपया है, पैसा 2 ही रुपया, लेकिन यहाँ 4 लोग हो रहे हैं, 5 लोग हो रहे हैं, 6 लोग हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और आपकी नीड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका इनकम यही है, तो भाई दिक्कत तो होगा ही नहीं। सेम चीज़ इसके पास हुआ था, इसकी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, यानी रुक गई थी, जिसकी वजह से इसका डिसइंटीग्रेशन एकदम हो गया था। इसका डिसइंटीग्रेशन कब हो गया था? 1991 में फाइनली जो यूएसएसआर था वो टूट गया। आपको बता दूं जो इस समय रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, यूएसएसआर का ही यूक्रेन हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब नाटो में जाना चाहता है, जिसकी वजह से रशिया नाराज़ है, उससे लड़ाई कर रहा है। ठीक है, खैर वो तो अलग टॉपिक हो गया और यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी कैसा समझ में आया कमेंट सेक्शन जरूर बता देगा। तब तक के लिए जय हिंद।